हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स का जेनेटिक्स टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आज से बायोलॉजी के कुछ वीडियोस डालूंगा मैं, तो वो वीडियोस आपके ट्वेल्थ बोर्ड के लिए या फिर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग वीडियो में डालूंगा। और फिर भी मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर आपको आगे चल के नीट की तैयारी करनी है या MBBS करना है तो आगे चलकर आपको चॉइस नहीं मिलेगी कि आपको इसको हिंदी में पढ़ना है। तो इसलिए हर जो वर्ड बायो में आता है उस हर एक टर्म को इंग्लिश में भी ध्यान होना ज़रूरी है, वरना फिर आगे चलकर आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पर मैं पहले हिंदी मीडियम भी पढ़ाऊँगा कुछ क्लासेस और साथ साथ मैं इंग्लिश मीडियम भी लेके चलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स चैप्टर, जो कि खुद में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 12th क्लास का ये चैप्टर नंबर 5 है और यूनिट नंबर 2। इसको बेसिक लेवल से बिल्कुल हम स्टार्ट करके चलेंगे। इसमें देखेंगे मेंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मेंडल कौन थे, कब उनका जन्म हुआ, क्या क्या उन्होंने चीज़ें दी थी, किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद हम देखेंगे मेंडल के लॉज कितने हैं। ओके, फिर उससे पहले हमें देखना है कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन, और उन डेफिनेशन के ऊपर ही पूरा जेनेटिक्स का चैप्टर टिका होता है। तो एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक होती है विभिन्नताएं और एक होती है वंशावली। जैसे कुछ बच्चे होते हैं छोटे से, तो जब उनके घर में मेहमान आते हैं तो बच्चों को देखकर वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी जो आंखें हैं वो तुम्हारी मम्मी पे गई हैं, या फिर जो तुम्हारी स्किन है वो तुम्हारे पापा पे गई है या दादा दादी पे गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर कुछ लक्षण अपनी माता के होते हैं, कुछ लक्षण अपने फादर के होते हैं। इसके अलावा जो हमारे माता पिता हैं उनको भी अपने माता पिता से कुछ लक्षण मिले होंगे। जैसे हमारे अंदर जो लक्षण होते हैं, हमारे अंदर कुछ माँ बाप के भी हैं, कुछ दादा दादी और नाना नानी के भी हैं। तो ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इन्हीं लक्षणों को बोला जाता है आनुवंशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर। ओके, तो किसी आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यानी कि माँ बाप से बच्चों में जाना, फिर बच्चों से उनके बच्चों में जाना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वंशावली या हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और वे दो चीज़ें हैं कौन कौन सी? पहला तो है वंशावती, वंशावती या इसी को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकता, वंशावती या आनुवंशिकता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम बच्चों हेरिडिटी, हेरिडिटी। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें क्या? विभिन्नताएं, विभिन्नताएं। इंग्लिश में डिफरेंसेस या वेरिएशन, वेरिएशन। तो इन दो चीज़ों का अध्ययन कहलाता है आनुवंशिकता। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकता और आनुवंशिकी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आनुवंशिकी क्या है? जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर आनुवंशिकता को पढ़ा जाता है। और आनुवंशिकता क्या है? किसी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना। क्या है वंशागति या आनुवंशिकता? किसी आनुवंशिक लक्षण का, किसी आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना, स्थानांतरित होना। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? वंशागति या आनुवंशिक। अब विभिन्नताएं क्या है? तो जो माँ बाप के बच्चे होते हैं, सगे भाई बहन हो या भाई भाई हो, जुड़ा बच्चों को छोड़कर, तो उनके अंदर जो लक्षण होते हैं वो माँ के भी होते हैं कुछ और पापा के भी होते हैं। कोई बालक ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अपनी माँ पे गया, बिल्कुल माँ का क्लोन है या बिल्कुल अपने पापा का क्लोन है। क्या होता है? उनके अंदर दोनों के मिक्सचर होते हैं। हो सकता है किसी बालक की जो आई का कलर है उसके पापा पे गया हो, और स्किन का जो कलर है हो सकता है मदर पे या दादा दादी पे। ठीक, तो जो ये जो जीवों के अंदर असमानताएं पाई जाए, स्किन के अंदर कलर का जो डिफरेंस है, आई की कलर का डिफरेंस है, शारीरिक बनावट का जो डिफरेंसेस है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं। जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं को विभिन्नताएं कहते हैं। जीवों में पाई जाने वाली, जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं, असमानताएं क्या कहलाती है?
विभिन्नताएं या वेरिएशन। तो विभिन्नताएं आगे एक चैप्टर आएगा जैव विकास, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल मैं दो वेरिएशन के बारे में बता देता हूँ। एक वेरिएशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जननिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, और एक होती है उपार्जित या फिर वातावरणीय विभिन्नता, वातावरणीय विभिन्नता। ओके, तो समझते इसको क्या रखेंगे। मान लो कोई दो जुड़वा बच्चे, समरूपी जुड़वा बच्चे ए और बी, इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती है। अब इनको क्या करा हमने, जो ए है उसको हम लोग ले गए कश्मीर, तो कश्मीर जो है वहाँ पे वातावरण जो होता है काफ़ी ठंडा होता है, और बी वाले को हम लोग ले गए चेन्नई, और चेन्नई क्या है, यहाँ पे जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन बच्चों को 5 साल के बाद में हम अपनी जगह पे लाए, एक जगह पर, तो इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हम देखेंगे। इनके अंदर हम डिफरेंसेस देखेंगे वो डिफरेंस जो इनके वातावरण में रहने की वजह से आया होगा। जैसे जो ए वाला बच्चा है इसको कश्मीर में रखा, तो टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होगा थोड़ा सा गोरा होगा। वो इसलिए होता है कि ठंड जब पड़ती है या जब टेम्परेचर कम होता है, तो हमारी स्किन के अंदर एक मेलेनिन प्रोटीन होता है जो स्किन के कलर को बनाता है, मेलेनिन, और जो सेल इस मेलेनिन को सिक्रीट करती है उनको बोलते हैं मेलानोसाइट्स। तो हमारी स्किन के अंदर ही सेल्स पाई जाती है जो मेलेनिन प्रोटीन बनाती है। अभी जो मेलेनिन प्रोटीन है इसकी खास बात ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बनेगा, साथ में टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ज़्यादा बन रहा है, साथ में लाइट अगर ज़्यादा होगी, सनलाइट, तो भी ये मेलेनिन प्रोटीन ज़्यादा होगा। अब जिस बच्चे को कश्मीर में हम ले गए थे उसमें क्या हो रहा होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पे जो सनलाइट पड़ रही है वो इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, मेलेनिन प्रोटीन जो है वो ज़्यादा बन नहीं पाएगा, और मेलेनिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो बच्चा होगा वो थोड़ा सा वाइट कलर का होगा, ओके, गोरा होगा। और इसी का अगर उल्टा करते हैं, जो चेन्नई में है वहाँ पे जो वातावरण है काफ़ी थोड़ा सा गर्म होता है, तो गर्म होने से मेलेनिन प्रोटीन जो होगा वो ज़्यादा बनेगा। मेलेनिन ज़्यादा बनता है तो स्किन के कलर को डार्क कराता है, मेलेनिन कम बनेगा तो स्किन का कलर जो होगा वो लाइट होगा। तो यहाँ पर इन दोनों जुड़वा बच्चों में जो हम वातावरण की वजह से असमानताएँ देख रहे हैं, इनके स्किन के कलर में या फिर इनके बिहेवियर में या आइस के कलर में या फिर बालों के कलर में, जो भी डिफरेंसेस हम देख रहे हैं जो वातावरण की वजह से आए, उस सबको हम लोग बोलते हैं वातावरणीय विभिन्नताएँ। और ये विभिन्नताएँ अगली पीढ़ी में नहीं जाती, अगली पीढ़ी में सिर्फ वही विभिन्नताएँ जाती है जो हमारे डीएनए या जर्म प्लाज्म में होती है। तो वातावरणीय विभिन्नताएँ क्या है, जो वातावरण से उत्पन्न होगी, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होगी। इधर मैं लिख देता हूँ, वंशागत नहीं होती। दूसरी तरफ जो जननिक विभिन्नता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशंस, तो ये क्या होती है, हमारे डीएनए में ही मौजूद होती है, और डीएनए में अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वो अगली जनरेशन में ज़रूर चलेगी। तो जननिक विभिन्नताएँ क्या हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है, ऐसी विभिन्नताएँ जो हमारे डीएनए में पाई जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है, एक बच्चे से दूसरे में, माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में जाती है, तो उसको बोलते हैं जननिक विभिन्नता। ये थी बच्चों कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जेनेटिक्स का। क्या है आनुवंशिकी, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताएँ और हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। आनुवंशिकता क्या है कि किसी आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं हम लोग वंशागत। विभिन्नताएँ क्या है, जीवों में पाई जाने वाली जो असमानताएँ हैं, उनके स्किन के कलर में हो, आइस के कलर में हो, बिहेवियर में हो, उसको हम लोग बोलते हैं विभिन्नताएँ। विभिन्नताएँ बहुत तरह की होती हैं, यहाँ पे जनरली हमने दो का जिक्र किया है, एक तो जननिक विभिन्नता जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगी, और एक है वातावरणीय विभिन्नताएँ जो वंशागत होती हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम कुछ मेंडेल के बारे में पढ़ते हैं कि मेंडेल कौन थे, क्या उनका पूरा नाम था, कहाँ पर वो रहते थे और किस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो मेंडेल जो है उनका फुल नाम है, पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडेल, ग्रेगर जॉन मेंडेल। तो ग्रेगर जॉन मेंडेल जो है इनको बोला जाता है आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जनक, क्योंकि इनके किए गए कार्य के आधार पर हम इनको जनक बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे इसमें, इन्होंने सबसे पहले नींव डाली थी आनुवंशिकी, इसलिए इनको बोलते हैं आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ हेरिडिटी। कौन, ग्रेगर जॉन मेंडेल।
तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इनका बर्थ हुआ था 1822 में और डेथ हो गई थी 1884 ड्यू टू ए किडनी डिसऑर्डर। ड्यू टू ए किडनी डिसऑर्डर इसको बोलते हैं ब्राइट डिजीज या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन किस किस का, ग्लोमेरुलर पार्ट जो हमारे नेफ्रॉन में होता है और किसका, नेफ्रॉन का। तो दोनों के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो यूरिन के बनने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो उससे आगे चल के डेथ भी हो सकती है। तो 1822 में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे बर्थ हुआ था, ऑस्ट्रिया देश में इनका बर्थ हुआ था, जन्म लिया था इन्होंने। उसके बाद में कुछ टाइम इन्होंने पढ़ाई करी। तो पढ़ाई जो इन्होंने की थी वो जनरली जो फोकस रहा था इनका वो फिजिक्स पे और मैथमेटिक्स पे रहा था। बायो के बारे में इतनी ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं थी, लेकिन स्टैटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, इसलिए अपने ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने वो स्टेटिस्टिकल मेथड में दिए। ओके, सांख्यिकी के लिए। तो ये जो थे ऑस्ट्रिया के अंदर एक चर्च था, वहाँ पर चर्च में पादरी का काम करते थे कुछ टाइम के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर। मटर का पौधा जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डन की या बगीचे वाले मटर। और जो इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है तो वैज्ञानिक नाम ये होता है इसका पायसम। ये है जीनस इसका यानी कि वंश, और ये है जाति यानी स्पीसीज, पायसम सेटाइव। इसका बोटेनिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम गार्डन पी या बगीचे वाली मटर, या इसको बोलते हैं खाद्य मटर जिसको खाया जा सकता, पायसम सेटाइव। इस पर इन्होंने क्या करा था, अपना एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इन्होंने ये छोटा सा पौधा क्यों चुना, कोई बड़ा पौधा क्यों नहीं चुना। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, वो चीज़ जो आपको जल्दी रिजल्ट दे दे और जिस पर एक्सपेरिमेंट करना भी काफ़ी ईजी है, या फिर वो चीज़ जो काफ़ी सालों के बाद रिजल्ट दे और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके जो है तेल ही निकल जाए। ठीक है, तो हम तो वो चीज़ चुनेंगे जो जल्दी रिजल्ट दे दे और जिस पर एक्सपेरिमेंट करना भी आसान हो। तो जो मटर का पौधा होता है काफ़ी छोटा होता है, लाइफ स्पैन जो होती है वो 6 मंथ के अप्रोक्स होती है, 6 महीने के आसपास। तो कोई एक्सपेरिमेंट अगर करते भी है तो 6 महीने में उसका रिजल्ट हमको मिल जाता है। साथ में जो मटर का पौधा है उसके अंदर जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी कि ऐसा फूल जिसमें नर भाग भी है और मादा भाग भी है, उसको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। इसके अलावा ये जो पुष्प है इसमें स्वयं परागण भी हम करा सकते हैं और कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं। स्वयं परागण का मतलब है कि अगर परागकण खुद ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो उसको बोलते हैं स्वयं परागण। और अगर पुष्प का जो परागकण है उसको हम लोग उसको निकाल के पुष्प के वर्तिकाग्र पे डालते हैं तो इस क्रिया को बोलेंगे कृत्रिम परागण। तो मटर के पौधे में दोनों हो सकता है, इसमें प्राकृतिक स्वयं परागण भी हो सकता है और क्या हो सकता है इसमें कृत्रिम परागण भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। चलिए, तो गार्डन पीट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पाइसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अंदर जो टोटल क्रोमोसोम बच्चों पाए जाते हैं वो होते हैं 14 क्रोमोसोम, 14 गुणसूत्र, 14 गुणसूत्र। ठीक, ये इसकी डिप्लॉइड अवस्था है, द्विगुणित अवस्था। अब इसमें से क्या होगा, इसमें जो युग्मक बनेंगे उनके अंदर आधे आधे गुणसूत्र जाते हैं, 7 जाएंगे जो नर युग्मक है और 7 जाएंगे मादा युग्मक। ओके, तो पाइसम सेटाइवम पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को वहाँ के एक जर्नल में छापा था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ रोम, कुछ ऐसे करके वहाँ पे नाम था उसका। तो उन्होंने छापा था, उसके अंदर 1866 में पब्लिश हुए थे इनके पेपर। लेकिन साइंटिस्ट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि इस टाइम पर डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट है तो उनका काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा था, काफ़ी फेमस थे वो। तो उनके चक्कर में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका इस पर ध्यान नहीं गया। जब इनकी डेथ हो गई 1884 में, तो इनकी डेथ के 16 ईयर्स के बाद यानी कि 1900 सदी में 1900 में 3 वैज्ञानिक आए और उन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया, उनको देखा कि मेंडल ने किस किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। तो तीनों साइंटिस्ट कौन कौन थे, नाम पूछा जाता है उनका। एक तो थे कार्ल कोरेंस, एक थे हॉलैंड के ह्यूगो डीवेरिज, और एक थे वॉन शेरमान। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी की थी, उन्हें उसको डिस्कवर किया था। इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया और वही रिजल्ट निकाला जो मेंडल ने निकाला, और उसके आधार पे इन्होंने
3 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, तो वो थोड़ा वैसा है, मतलब उसके बहुत सारे अपवाद पाए जाते हैं, तो अब उसको मेंडल के नियमों में शामिल नहीं किया जाता है। तो मेंडल के जनरली 2 ही नियम बोले जाते हैं, एक होता है पृथक्करण का नियम और एक होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और वो नियम तीनों क्या कहलाते हैं? आनुवंशिकी के नियम या मेंडेलियन नियम। और वो तीनों नियम जो है किसने दिए थे? इन तीनों। ओके, कौन कौन से नियम थे देखते हैं। प्रभाविता का नियम था एक, तो प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था हमारे पास पृथक्करण का नियम, या जिसको बोलते हैं मेंडेल का प्रथम नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम थे, जिसमें से जो पहला वाला है इसके काफ़ी सारे अपवाद पाए जाते हैं, फर्स्ट वाले का प्रभाविता का नियम। तो बहुत सारे अपवाद मिलने की वजह से इसको जो है अब हमने क्या कर दिया है, मेंडल के नियम इसको नहीं मानते। तो मेंडल के 2 ही नियम हैं, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन। ठीक बच्चों, चलिए, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन जेनेटिक्स के अंदर कि मेंडल कौन थे, किस साल में उनका जन्म हुआ था, किस साल में उन्होंने पेपर पब्लिश कराया था, कौन कौन से उनके नियम हैं, किन 3 साइंटिस्ट ने उनकी डिस्कवरी की थी, कौन सी सदी में की थी, या पायसम सटाइवम जो है उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डिप्लॉइड सेल में कितने हैं 14, हैप्लॉइड यानी कि एगोनिथ में कितने जाएंगे, युग्मकों के अंदर सिर्फ 7 जाते हैं। युग्मक कोई भी हो, चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक, हमेशा उसके अंदर आधे क्रोमोसोम जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र जाते हैं। तो ये तो था बच्चों इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद में हम छोटी छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे, वो अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, समयुग्मकी क्या होता है, विषम युग्मकी क्या होता है, या फिर F1 जनरेशन क्या है, P जनरेशन क्या है, और एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, एलील क्या है, जीन क्या है, इन सब के बारे में छोटी छोटी डेफिनेशन वो अगले लेक्चर में लेते हैं। ठीक, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।